हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम कर रहे हैं मैथ की प्रिपरेशन सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जाकर प्लेलिस्ट में सारी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। सीटेट में बहुत बेसिक सा मैथ आता है जो मैं आपको यहाँ पर करा रही हूँ और यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, आप भी अच्छे स्कोर गेन कर पाएंगे। देर न करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। रोमन संख्याओं में एक्सएल, एल एक्स और 4 की वैल्यू क्या है। सबसे पहले तो आपको रोमन डिजिट पता होना चाहिए इसके लिए, फिर भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 10 होती है, एल की 50 होती है और आई बी की 4 होती है, जो हमें इस क्वेश्चन में चाहिए। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्स एल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, अगर x किसी वैल्यू के पहले लगा होता है तो x उससे माइनस होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 50 से x कम हो जाएगा। तो 50 से x कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। प्लस एल एक्स, अगर l के बाद x लिखा हुआ है तो उसमें कोई वैल्यू कम नहीं होती है, वो उसमें ऐड हो जाता है। l के बाद x लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा, 50, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10। तो 50 और 10 कितने हो जाएंगे, 60। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 50, लिख देती हूँ एक बार थोड़ा सा ओपन करके भी। प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखी जाएगी, 10। फिर प्लस लगाएंगे और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, फिर से 10, और फिर आगे जो संख्या है 4, तो 4 की वैल्यू यहाँ पर 4 ही आएगी। इसको ऐसे करके हम लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो प्लस वाले डिजिट हैं उनको अलग ऐड कर लेंगे, जो माइनस है उनको अलग कर देते हैं। 60 और 40 कितना होता है, कितना हो जाएगा, 100। माइनस इसको ऐड कर लेते हैं, 50 और 10 60 और 10 70 और 4 74। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 74। अगर इसको हम इससे माइनस करते हैं, 100 से 74 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, चलिए माइनस करिए। यहाँ पर कितना है, 10, 10 से 4 जाएगा तो कितना बचता है यहाँ पर, 6। तो लिख देते हैं 6। और यहाँ पर कितना बचा, 9, 9 से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। और यहाँ आगे कुछ नहीं बचता है, तो हमारे पास जो अंक आ जाता है वो आ जाता है 26। अगर आप इसको रोमन में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, 26 को रोमन में लिखते हैं। रोमन में लिखने पर तो रोमन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो 10 हमें 20 लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे 10 कितना हो गया, 10 और 10 20, और 26 लिखना है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, 5 और 1 6। तो ये रोमन में हो जाएगा 26। यही हो जाएगा हमारा आंसर। बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन है, इतने ही इजी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं, 0.04 मल्टीप्लाई 0.35 डिवाइड 7 और 5 बराबर है किसके, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, सॉल्यूशन में देख लेते हैं इसके। हमें यहाँ पर फॉलो करना होता है बोर्ड मास। इस तरह के जब भी सवाल आते हैं आप ये वाला फॉर्मूला ही इसमें लगाएंगे। बोर्ड मास वाला जो फॉर्मूला होता है ये फॉलो करना होता है। सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ, इसकी ब्रैकेट हमें ऑफ करनी है, मतलब ब्रैकेट इसकी हटानी है जो दी हुई है। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाने के लिए 0.04 मल्टीप्लाई 0.35 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 5, ब्रैकेट हमने रिमूव कर दिया है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम पॉइंट हटा सकते हैं और यहाँ से भी पॉइंट हटाते हैं। पॉइंट हटाते हैं तो दो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 और 2। तो 1 के नीचे आगे क्या लगेगा, इसके नीचे हम लिखते हैं 1 के आगे 2 0, ठीक है। इसके यहाँ भी पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 हैं, तो नीचे क्या लिखा जाएगा, 1 के बाद 2 0 लग जाएंगे, ठीक है। और ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना होता है हमें क्या करना है, इसमें बोर्ड मास के रूल में क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड होता है। तो डिवाइड वाला पोर्शन जो है हम उसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्या करना है, हमें 7 से 35 को डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये ऐसा ही रहेगा, 0.4 मल्टीप्लाई 35 बटे 100, यहाँ पर भी बटे में 100 है, और यहाँ क्या है, डिवाइड 7 है। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख लीजिएगा, 1/7 लिख लीजिए, या 35 के नीचे 7 लिख लीजिए, बात एक ही है। और मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। यहाँ अभी सब मल्टीप्लाई में है तो इसको इजीली सॉल्व हम कर सकते हैं। तो क्या करना है हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 7 से 35 को डिवाइड करेंगे। 7 5 जा 35, 7 पंजे 35 हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 5 बचा, और यहाँ पे भी 5 बचता है। ये सब चीज़ें मल्टीप्लाई में है, इसको लिख लेते हैं, कैसे करेंगे, 4
और जब यहाँ से पॉइंट हट चुका है तो 4 के पहले जो 0 है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए इसको यहाँ से हम हटा ही देते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा 4 5, पूर्ण अंक के आगे 0 नहीं लगता है इसलिए यहाँ से 0 हटा दिया गया है, और मल्टीप्लाई 5, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 5 बचा, और नीचे कितना बचता है, 1 के आगे कितने 0 हैं, 1 2 3 4, तो 4 0 यहाँ पर एक साथ ही काउंट करके हम लिखने हैं, अलग अलग इसको नहीं लिखते हैं। चलिए लिख देते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25, और 25 4 जा कितना होता है, ये होता है 100, ठीक है। और यहाँ नीचे कितने 0 हैं, 1 के बाद 4 0 हैं, वो लगा लेते हैं। अब देख लेते हैं जितना सॉल्व हो सकता है करते हैं। यहाँ पर ऊपर 2 0 और यहाँ पर 4 0 हैं, तो 2 0 से 2 0 जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बचता है, 1 अपॉन कितना बचेगा, 100। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं 1 के बाद कितने 0 हैं, 1 और 2, तो ऊपर हमें अगर इसको लिखना है सॉल्व करके तो कैसे लिखेंगे, 2 अंक के पहले 0 लग जाएगा। तो 1 तो लिखा हुआ है और 1 अंक है नहीं, तो कहाँ से लगाएंगे, अपने साइड से 0 लगा देते हैं, 1 2, और पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 2 अंक के पहले, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, वह संख्या क्या है जो 3 और 4 से विभाज्य है पर 9 से नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी संख्या देखनी है जो 3 और 4 से विभाज्य है और 9 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर कुछ रूल दिए होते हैं, वो पढ़ लीजिए। 3 से विभाज्य होने का क्या रूल होता है, अंकों का योग जो है, जितने भी अंक दिए हैं संख्या में, वो क्या होंगे, 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगे। उनको जोड़ेंगे और 3 से भाग करके देखेंगे, अगर वे पूर्णतः कट रहे हैं तो वे 3 से विभाज्य हैं। ऐसा ही 4 में दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक देखने हैं। कौन से अंक देखने हैं, अंतिम 2 अंक। अगर वह पूर्णतः विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। 9 वाले में क्या है, 9 से दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा, जैसा 3 वाली में होता है। सेम प्रोसेस जो है 9 वाली के लिए है, ठीक है। दोनों में दी गई सभी अंक, जितने भी अंक हैं संख्या में, उनको योग करते हैं और उसको भाग करके देख लेते हैं। अगर वो पूर्णतः विभाज्य हो रही है तो उसको कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले जो ऑप्शन दिए हैं उन्हीं से करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर और कुछ तो दिया नहीं है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पहले ऑप्शन नंबर 1। मैंने यहाँ सारे ऑप्शंस लिख लिए हैं, ऑप्शन 1 से करते हैं। इनको ऐड कर लेते हैं। पहले 3 से विभाज्य होने का और 4 से विभाज्य होने का हम देखते हैं, ये हो रहा है नहीं हो रहा है, वो रूल फॉलो कर लेते हैं। तो पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। जितने भी अंक दिए हैं उनको आपस में ऐड करते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 8 और 5 13, 13 और 8 कितने होते हैं, 21। तो पहले 3 से वाला देख लेते हैं, तो 3 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, 21/3, 3 सत्ते 21। ये पूरा जो है 3 से हो रहा है। अब हम देख लेते हैं अंतिम 2 अंकों का जो अंक है उनका योग। तो अंतिम के 2 अंक कितने हैं, बराबर 4 से विभाज्य होने का रूल देख लेते हैं यहाँ पर। तो अंतिम 2 अंक कितने हो जाएंगे, 8 और 8 हो जाएंगे यहाँ पर 16, और 4 से करके देखिए, 4 चौक 16, ये 4 से भी हो जाएगा। अब हमें देखना है यही सेम जो है कि 9 से भी हो जाएगा या नहीं। सवाल में क्या कह रहा है, पर 9 से विभाज्य नहीं है। 3 और 4 से है पर 9 से नहीं है। 9 से करके देखते हैं, तो जो संख्या दी हुई है उसका योग क्या आएगा, 21 ही आएगा। और उसको 9 से करते हैं तो 9 के टेबल में या पहाड़े में 21 नहीं आता है, तो ये 9 से नहीं होगा, ठीक है। तो ये 9 से तो होगा नहीं। तो हमारे हिसाब से तो भी ऑप्शन नंबर 1 है। इसको बी में वेरीफाई करके देख लेते हैं। चलिए पहले तीनों अंकों को ऐड करते हैं। 3 से होने वाला देख लेते हैं। 3 से कैसे, 6 और 2 8 और 1 9, तो 3 से 9 हो जाएगा, 3 3 9, ये तो हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 से देखते हैं, 4 से विभाज्य है या नहीं है। बाद के 2 अंक 12, तो इसको क्या कर लेते हैं, 4 3 12, 4 से भी है। अब 9 वाला वेरीफाई करते हैं, 9 से है या नहीं। तीनों अंक जो दिए हैं उनको लिख लेते हैं। तो तीनों अंकों का योग कितना है, 9, और बटे कितना है 9, 9 एकन 9, तो ये पूरा इससे विभाज्य हो गया। और इसमें क्या बोला था कि शुरू के अंक जो है 3 और 4 से विभाज्य है पर 9 से नहीं है, ये 9 से भी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी 3 देख लेते हैं। 3 में क्या दिया हुआ है, 8 + 0 + 6, तो ये 3 से होने वाला देखते हैं। 8 और 6 14, 14 3 से नहीं होगा, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि शुरू में ही नहीं हो रहा है। तो आगे देख लेते हैं, 8 और 1 9, इसको 3 से करते हैं। 3 से विभाज्य वाला रूल देखते हैं इसमें, 3 3 9 हो जाएगा। 4 वाला देखते हैं, 4 से, तो बाद के 2 अंकों का योग होता है 4 वाले में,
तो क्या हो जाएगा, 1 और 0 कितना हो जाएगा, नहीं 4 योग नहीं होता है, 4 बाद वाले जो अंक होते हैं उनको डिवाइड करते हैं बस, 4 से करते हैं, 4 से 10 होगा नहीं तो ये भी नहीं होगा, तो 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 हो जाएगा। 1 शुरू के 2 अंक 3 और 4 से, तो जो दिए हुए 3 और 4 से संख्या विभाज्य है पर 9 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है ये राइट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं, संख्या 188 प्राप्त करने के लिए दी हुई संख्या में से क्या घटाया जाए जो हमें 188 प्राप्त हो जाए। तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा, इसमें जो हमें संख्या दी हुई है हम पहले उसको ही सोल्व कर लेते हैं। तो हमें सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, जो संख्या लिखी हुई है उसको ऐड करते हैं और जितना माइनस करना है उसको माइनस करते हैं। प्लस 215 प्लस कितना 46 और माइनस कितना है 170। चलिए प्लस वाली संख्या ऐड कर लेते हैं पहले, कितना हो जाएगा 6 5 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17 का 7, कैरी कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ फिर इसको ऐड करते हैं 4 और 1 5, 5 और 8 कितने हो गए 13 और एक जो कैरी था वो कितना हो जाएगा 14 14, फिर से कैरी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचता है 2 और 1 3 और एक जो कैरी बचा है वो कितना हो जाएगा 4। तो हमारे पास जो संख्या आई है वो 447 आई है। माइनस कितना है 170, उसको लिख देते हैं ऐसे ही। अब इससे इसको माइनस करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस करने के बाद आ जाएगा 7 से 0 माइनस करेंगे तो 7, यहाँ पर 4 है और यहाँ नहीं जाएगा, नीचे 7 है तो यहाँ कैरी हो जाएगा 14, 14 से 7 आराम से चला जाएगा तो कितने बचेंगे 7। ठीक है, तो 7 7 बचा और यहाँ पर कितना बचता है, जब कैरी ले लिया था तो यहाँ पर 3 रह जाएगा और 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2, 277 हमारे पास संख्या प्राप्त हो गई है। ठीक है, अब हमारे पास ये संख्या है और ये संख्या है, तो हम क्या करते हैं, हमें ये संख्या प्राप्त करनी है तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, ये संख्या जो मिली है ज़्यादा है और जो प्राप्त करनी है वो कम है, तो हमें 188 प्राप्त करना है। 188 प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो संख्या लिखी हुई है बड़ी वाली उससे छोटी संख्या माइनस कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 277 और माइनस कितना हो जाएगा, हमारे पास क्या दी हुई है 188। ठीक है, ये लिख दीजिए, माइनस करिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 17, 17 से 8 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 17 से 8 माइनस करते हैं तो क्या बचता है 9। यहाँ पर कितना बचता है, यहाँ से यहाँ एक कैरी ले लिया था तो यहाँ पर तो 6 रह जाएगा। अब यहाँ 6 है तो 6 से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से इधर 2 से 1 इधर कैरी करते हैं तो कितना हो जाएगा 16, 16 से 8 माइनस करते हैं तो 8 और यहाँ पर बचा 1, 1 से 1 जाएगा तो 0। हमारे पास जो संख्या प्राप्त हुई क्या हुई, 89 संख्या से घटाया जाएगा, घटाया जाएगा। कौन सी संख्या से घटाया जाएगा, जो संख्या हमारे पास लिखी हुई है। अगर जो संख्या ये वाली जो ये संख्या जो है इससे अगर हम 89 घटाते हैं ना तो हमें 188 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा, मैं बहुत बेसिक लेवल से ही करा रही हूँ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं, आंसू 5 फुट 5 सेंटीमीटर तथा नीतू 4 फुट और 20 सेंटीमीटर लंबी है, दोनों में कौन लंबा है, हमें ये बताना है दोनों में लंबा कौन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ सबसे पहले क्या देख लेते हैं, तो जो 1 फुट वाला होता है, 1 फुट बराबर कितना होता है, 1 फुट बराबर होता है 30 सेंटीमीटर। और हम छोटे से बड़े नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम बड़े से छोटा बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 फुट बराबर 30 सेंटीमीटर, तो 5 तो सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 5 फुट को हम चेंज करते हैं, 5 फुट को चेंज किस में करना है हमें, सेंटीमीटर में। तो बराबर क्या कर लेंगे 5 फुट और मल्टीप्लाई कितना 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 दिया 15 और ये 0 ऐसा है तो 0 ऐसे कैसे ही आ जाएगा और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो 5 फुट को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया तो 150 सेंटीमीटर आ गया। और प्लस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 फुट और 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर तो पहले ही थी तो इसको भी इसमें ऐड कर देंगे, टोटल सेंटीमीटर आ जाएगी 5 और यहाँ पर 0 में 5 ऐड करते हैं तो 5 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 155 सेंटीमीटर। आंसू की लंबाई कितनी है, ये आ गई है आंसू की लंबाई, आंसू की
लंबाई बराबर कितना 155 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है नीतू की लंबाई। तो नीतू की लंबाई निकालने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पर लिख लेते हैं नीतू की लंबाई। नीतू की लंबाई बराबर, इसको करते हैं 4 फुट और 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 4 फुट को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 4 फुट और सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होते हैं। तो 4 दिया 12, 120, और ये हो गया सेंटीमीटर। और यहाँ पर 20 सेंटीमीटर वो ऑलरेडी है, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। टोटल सेंटीमीटर लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4, एक ऐसा कैसे ही, तो हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, ये नीतू की लंबाई आ गई है और ये आंसू की लंबाई आ गई है। अब कह रहे हैं कि दोनों में लंबा कौन है, दोनों में लंबा कौन है और इनकी लंबाई का अंतर बताना है। कितनी लंबी है ये भी बता देते हैं, लंबाई, दोनों में लंबाई का अंतर कितना आएगा वो बता देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 155 और माइनस कितना 140, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर, 5 से 0 जाएगा 5, और यहाँ 5 है, 5 से 4 जाएगा 1, 1 से 1 जाएगा 0, तो ये क्या आ जाएगा 15। तो 15 सेंटीमीटर कौन लंबी है, आंसू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसू लंबी है। कितनी लंबी है, 15 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं 62, 68, ऑप्शन सी दिया है 64 और ऑप्शन डी दिया है 66। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो क्षेत्रफल दिया है और एक लंबाई दी हुई है। तो हम देख लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है, क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या करना है, यहाँ पर देख लेते हैं लंबाई दी हुई है, लंबाई भी लिख लेते हैं। लंबाई बराबर दे रखी है यहाँ पर 18 सेंटीमीटर। और अब हमें क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर चौड़ाई भी देख लेते हैं, चौड़ाई हमें क्या करनी है, यहाँ पर ज्ञात करनी है। आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लिख लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई और क्या होता है, गुणा चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई दी हुई है, हमें लंबाई दी हुई है 18 सेंटीमीटर, तो रख लेते हैं। और गुणा चौड़ाई हमें यहाँ पर दी नहीं है, वो हमें ज्ञात करनी है, उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और आयत का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, इसको भी नोट कर लेते हैं 252। ठीक है, अब क्या करना है, हमें चौड़ाई लेनी है, तो क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 18 जो है ये 252 के नीचे चला जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, मतलब इसको डिवाइड कर देंगे। 252 और बाई कितना हो जाएगा, ये 18, 18 से इसको डिवाइड करते हैं, 18 ही करना 18। और यहाँ पर कितना बचता है 18, 25 से 18 माइनस करेंगे 7, तो हो जाएगा कितना, आगे 2 लिखा हुआ 72, तो कितना होता है 18 चौक 72, तो बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 14। और ये कितनी आ गई है, ये आ गई है हमारे पास चौड़ाई। तो इस क्वेश्चन में चौड़ाई बराबर कितनी आ गई है, चौड़ाई आ गई है बराबर 14। तो हमें क्या करना है, अब हमें इसका क्या निकालना है, परिमाप बताना है। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप होता है बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई और जमा कितना होता है, चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं, कितना हो जाएगा 2, लंबाई कितनी दी हुई है हमें यहाँ पर 18 सेंटीमीटर, और प्लस चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास 14, इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, इसको ऐड करते हैं तो आ जाएगा बराबर कितना, 14 और 18 कितना हो जाएगा, 14 और 18 हो जाएगा 32, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 2, तो इसकी मल्टीप्लाई कितने हो जाएगी, यहाँ पर 32 दूनी कितने हो जाएंगे 64। यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो चलिए मैं इसका यहाँ पर कर देती हूँ आंसर। आंसर कितना हो जाएगा, 32 दूनी कितने हो जाएंगे 64, 64। और हमें क्या करना है, आंसर निकालना है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 64 सेंटीमीटर आ गई है इसका क्या, ये आंसर हो जाएगा। तो 64 सेंटीमीटर जो है इसका
आंसर हो गया। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी है, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है एक घनाभकार टीन के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से कितनी है? 32, 20 और 25 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर ऊंचाई तक तेल भरा है और कितना तेल भरा जा सकता है, हमें ये बताना है। सबसे पहले क्या देख लेते हैं कि कितना तेल भरा है और कितना खाली रह रहा है। तो रिक्त स्थान देख लेते हैं। रिक्त स्थान कितना बचता है यहाँ पर? रिक्त टीन का डिब्बा कितना बचता है, निकाल लेते हैं। कितनी ऊंचाई दे रखी है, तो ऊंचाई कितनी बच रही है? रिक्त टीन के का डिब्बा और उसमें क्या निकालनी है हमें? ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें? क्वेश्चन में दी है 25 और कहाँ तक भरा है? 18 तक। तो -18 कर देंगे तो बची हुई ऊंचाई कितनी है? हमें कितना तेल भर सकते हैं वो बताना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है हमें घनाभ का आयतन। तो हमें आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है इसका? लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा क्या हो जाता है? ऊंचाई। ये होता है घनाभ के आयतन का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। पहले दी हुई है कितनी? लंबाई 32 गुणा कितना? चौड़ाई कितनी है? 20 और गुणा ऊंचाई कितनी है? 7। इन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 32 ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई कितना? 20 सत्ते 0 ऐसे ही रहेगा, 7 दूनी 14, 140। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करनी नहीं आती है, तो वो मैं यहाँ पर सोल्व कर दे रही हूँ और आप देख लीजिएगा कैसे मल्टीप्लाई होती है। हमें 140 की और 32 की मल्टीप्लाई करनी है, तो लिख लेते हैं 140 को मल्टीप्लाई करनी है किससे? 32 से। तो देख लीजिए जीरो को जिससे भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ जीरो ही आता है। 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 2 चौक हो जाएंगे 8, 2 ही कंद हो जाएंगे 2। और अब हमें डबल मल्टीप्लाई करनी होती है, तो पहले अंक के नीचे हम गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं। अब शुरू करते हैं। 3 की 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा। 3 चौक 12 का 2, हासिल कितना हुआ? 1, या कैरी भी बोल सकते हैं आप। और 3 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 1 कितने हो गए? 3 1 जा 3 और 1 4 हो जाएंगे। अब हम इसको ऐड कर देते हैं। 0 आगे वो वही संख्या रहती है जो पहले थी। 8 में 0 जोड़ते हैं तो 8 ही रहेगा। 2 और 2 4 हो जाएंगे और यहाँ पर 4 ऑलरेडी है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4480। और यहाँ पर आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है 4480, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए इसमें इतना तेल और भरा जा सकता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 8। यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। आगे पैटर्न में क्या आएगा? हमें पैटर्न देखना है यहाँ पर और बताना है कि आगे क्या आएगा। ये बहुत सिंपल इजी सवाल होते हैं, इसी टेट में आते हैं ऐसे, और रीजनिंग में अलग से आते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सभी एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको थोड़ा गैप देकर लिख लेंगे, जिससे कि हम जो भी इसमें कैलकुलेशन वगैरह करें तो वो ईजिली आपको समझ आ जाए। यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है क्या 4, और हमें बताना है कि यहाँ क्या आएगा, ठीक है। हमें यहाँ बताना है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 4 4 के बाद जो अगला अंक है वो बढ़ा है, तो इसका मतलब इसमें कुछ हमने ऐड किया होगा तभी तो बढ़ा है। तो 4 में कितना ऐड करें जो 6 हो जाए? तो 4 और 2 6 हो जाएगा। 4 में 2 ऐड करते हैं 6 हो जाता है। अब आगे हम क्या देखते हैं कि अगला जो अंक है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो इसका मतलब 6 से कुछ माइनस हुआ होगा तो कम हो रहा है। तो 6 से कितना माइनस करते हैं, जो आगे का अंक आ जाए। तो 6 से 3 माइनस करेंगे तो अगला अंक हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर देखते हैं तो अगला अंक जो है क्या हो रहा है, फिर से बढ़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 में क्या जोड़ा जाए, इस 3 में क्या जोड़ा जाए जो 5 आ जाए। तो 3 में प्लस के 2 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा ये 5, ठीक। अब 5 के बाद फिर से देख रहे हैं कि पैटर्न वही फॉलो हो रहा है। अब फिर से कम हो रहा है, एक बार बढ़ता है और एक बार घट रहा है। तो यहाँ पर घट रहा है तो क्या करेंगे, 5 से कितना माइनस करें जो 2 जाए, यहाँ पर 2 मिल जाए तो क्या हो जाएगा 3। 5 से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पर देख लेते हैं 4, फिर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, पहले 2 प्लस होता है, फिर 3 माइनस हो जाता है, फिर 2 प्लस होता है अगली संख्या में, फिर उससे अगली संख्या में 3 माइनस होता है। अब यहाँ पर 3 माइनस हुआ तो अगली संख्या में प्लस के 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 में हम क्या जोड़ेंगे जो अगली संख्या आएगी, तो 4 आ गया। और अब यहाँ पर हमने कर लिया है प्लस का, तो अब हमारा नंबर है यहाँ पर माइनस करने का।
तो इस संख्या से हम -3 करेंगे तो नेक्स्ट डिजिट हमें मिल जाएगा। 4 से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4 से 3 माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है 1। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 1। ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन तो कंप्लीट होते हैं। अब मैं करवाने वाली हूँ आपको पेडागोजी। आगे के क्वेश्चन के लिए बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं, गणितीय खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं, ये बताना है कौन सा सत्य है। यहाँ पर हम कर रहे हैं गणित की पेडागोजी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेलों के समान होते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। गणित के जो खेल होते हैं वो आम दिनचर्या के समान नहीं होते हैं। गणितीय खेल नियमों और समुच्चय द्वारा संचालित होते हैं। वहाँ गणित में जो खेल होते हैं उनमें नियम और समुच्चय जरूर होते हैं और उनमें एक स्पष्ट संरचना होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी में देख लेते हैं, गणितीय खेलों के विशिष्ट गणितीय संज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं। जी हाँ, संज्ञानात्मक उद्देश्य जरूर होते हैं। बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाना होता है, उनके ज्ञान को बढ़ाना होता है, ये गणित के उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिए हैं, ए और बी, ए और सी में दिया है केवल सी और डी में दिया है केवल बी और सी। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी और सी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी और सी सही है। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 10। समस्या समाधान प्रक्रम का प्रथम चरण क्या होता है। अगर हम किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं तो उस प्रक्रम में प्रथम चरण क्या होता है, हमें प्रथम चरण बताना है। परिकल्पना की जांच, मतलब जो आपने कैलकुलेशन वगैरह की है उसकी जांच, ये तो गलत हो जाएगा। समस्या को परिभाषित करना, वहाँ पर कोई परिभाषा नहीं मांगी जा रही है, ये प्रथम चरण में नहीं होता है। परिकल्पना करना, परिकल्पना का निर्माण करना, ये भी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहला चरण, प्रथम चरण की यहाँ बात हो रही है, तो होता है समस्या की पहचान। सबसे आप पहले क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे, तभी आप समस्या का समाधान या और चीज़ों की ओर जाएंगे, परिकल्पना वगैरह करेंगे। तो सबसे पहला जो चरण है वो है यहाँ पर समस्या की पहचान। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 11। बात हो रही है यहाँ पर प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को लंबाई मापने की। अवधारणा से परिचय हमें उनका करवाना है, उनको लंबाई मापना सिखाना है कि क्या होता है, कैसे होती है, उनको बताना है। तो कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त रहेगा देख लेते हैं। विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए बच्चों को बालिस्त का उपयोग करना सिखाएंगे। मतलब बालिस्त क्या होता है, हाथ का जो पंजा होता है उससे नापते हैं, उसको ब्लेंड भी बोला जाता है कहीं कहीं, और यहाँ पर बालिस्त लिखा हुआ है, तो उसी की बात हो रही है। ऑप्शन बी में देख लेते हैं, विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए एक मीटर स्केल का उपयोग करेंगे। जी नहीं, ये बात गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो करेक्ट है, ऑप्शन बी जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। छोटे बच्चे हैं, स्केल नहीं जानते हैं, यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, प्राइमरी लेवल की बात है। सी में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए पेंसिल, पेन इत्यादि का उपयोग कर सही विकल्प का चयन करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ बताएंगे। जी हाँ, ये भी करेक्ट हो जाएगा। छोटे बच्चे हैं, उनके पास उनका पेंसिल बॉक्स होता है, पेन होते हैं, स्केल होती है, हम उसको रख रख कर बोलेंगे कि आप इनसे चीज़ों को मापिए और बताइए कि आपके पेंसिल और आपकी रेजर को माप कर बताइए पेंसिल से कि ये रेजर कितनी दूरी तक यहाँ पर आ रही है। तो बच्चे जो हैं ऐसी ऐसी चीज़ों से इजीली सीख जाएंगे। बच्चे नंबरों का और गणनाओं का यूज़ यहाँ पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो प्राथमिक स्तर के हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए हैं। ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं ए और बी, ए और सी, बी और सी और केवल बी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ए और सी, हमारे हिसाब से सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो भी ए और सी ही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ऑप्शन ए और सी करेक्ट है। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 में बात हो रही है, निम्नलिखित पदबंध कौन सी एक अंक की पूर्ण संख्या पर एक संक्रिय युक्ति को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर एक पदबंध दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। सभी को गिनना, गिनते चलना या 10 बनाना। तो यहाँ पर ये बात लिखी है, सभी को गिनना, गिन रहे हैं मतलब एक एक करके जोड़ते जा रहे हैं, गिनते चल रहे हैं या 10 बना रहे हैं। तो गिन गिन कर ही संख्याओं को या जोड़ जोड़ कर ही बनाया है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बात हो रही है वो जोड़ और योग की हो रही है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है, जोड़, योग, गुणन। सी में दिया है भाग, व्यवकलन या घटाव। व्यवकलन का मतलब घटाव होता है हिंदी में। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये जो बात हो रही है
जोड़ और योग की हो रही है। अगर जोड़ और योग करेंगे तभी तो हम संख्याओं को बढ़ाते चलेंगे, आगे गिनते चलेंगे। गिन रहे हैं और गिनकर 10 बना रहे हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 13। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। प्राथमिक स्तर की एक शिक्षिका है, वह क्या कर रही है, संख्याओं का बोध कराने की अवधारणा के लिए क्या कर रही है, 2 पेन, 3 फल, 5 लड़के, 7 लड़कियां इत्यादि सुपरिचित वस्तुओं का समुच्चय की सहायता करती है। समुच्चय की सहायता से क्या कर रही है, वो अवधारणा गिनवा रही है, संख्याएं गिनवाना चाह रही है बच्चों को। बच्चे 2 लड़कियां, 3 पेन, ये चीज़ें इजीली काउंट कर पाते हैं और गिन पाएंगे। इन समुच्चयों का वह प्रयोग कर रही है। वस्तुओं या वस्तुएं के समुच्चय के रूप में संख्या का परिचय कराते हुए शिक्षिका ने क्या ध्यान केंद्रित किया है, वह क्या कर रही है, हमें ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। संख्याओं के क्रम सूचक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाह रही है, या संख्याओं के गणन पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाह रही है, या संख्याओं के क्या अंकन पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाह रही है, या संख्याओं की प्रकृति के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाह रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं वह क्या कह रही है। वह 2 पेन, 3 फल हैं, 5 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं। तो यहाँ पर संख्या बताई जा रही है, अर्थात गणना की जा रही है। गणन पहलू पर वह ध्यान केंद्रित करना चाह रही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 14 में क्या कह रहा है, एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या गिनते समय एक बच्चा क्या है, कुछ वस्तुओं को 2 बार गिन लेता है। मतलब एक बच्चा कर रहा है, 2 वस्तुओं को बार बार गिनने जा रहा है। बच्चे में कौन सी पूर्व संकल्पना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। बच्चा क्या कर रहा है, चीज़ों को 2 बार गिन रहा है, तो उसमें कौन सी संकल्पना हमें सुदृढ़ करनी होगी। ऑप्शन देख लेते हैं। एकीकी संगति, वर्गीकरण, या पदानुक्रमिक समावेशन। ऑप्शन डी में देख लेते हैं, पहचान या अभिनिर्धारण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। एककी संगति, मतलब उसको बताना है कि उसको एक एक चीज़ को एक ही बार गिनना है, 2 बार काउंट नहीं करना है। एककी संगति पर जोर देने की आवश्यकता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 15 में दिया है, कक्षा 3 का एक विद्यार्थी है। घटाव का प्रश्न इस प्रकार से हल करता है कि गणित का एक शिक्षक होने के नाते सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से आप त्रुटि में सुधार के लिए विद्यार्थी का समर्थन किस प्रकार से करेंगे, हमें यह बताना है। देखिए बच्चे ने क्या कर दिया है, 101 से 93 घटा रहा है, और वह क्या करता है, 1 से 3 न घटाकर 3 से 1 घटा रहा है। मतलब नीचे से ऊपर उसने घटा दिया है, उसने उल्टा कर दिया है क्वेश्चन को। उसने 3 से 1 घटाकर 2 लिख दिया है। यहाँ पर 3 से 1 गया तो 2, और यहाँ पर 9, 0 में से 9 घटा दिया है। तो उसको ये चीज़ें समझ ही नहीं आ रही कि वह कर क्या रहा है। चलिए तो इसमें क्या करना है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिए हैं, विद्यार्थियों को दूसरे विद्यार्थियों के उत्तर देखकर अपनी त्रुटि सुधारने के लिए कहेंगे। जी नहीं, त्रुटि सुधारने के लिए दूसरे विद्यार्थियों से देखकर कॉपी करने के लिए नहीं बोलेंगे, ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। बी, श्यामपट्ट पर प्रश्न हल कीजिए और विद्यार्थियों को प्रयुक्त कलन विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के लिए कहेंगे। चलिए देख लेते हैं और क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। ये भी वैसे गलत हो जाएगा, अवलोकन करने से बच्चे को कुछ समझ तो आएगा नहीं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सी पर। कम से कम 10 समान प्रकार के प्रश्न अभ्यास के लिए देंगे। अभ्यास के लिए कैसे दे देंगे, उसको खुद से समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसको अभ्यास के लिए कैसे चीज़ें दे सकते हैं, वो तो सेम त्रुटि फिर से करेगा। ऑप्शन डी में देख लेते हैं, औपचारिक कलन विधि का शिक्षण करने से पहले जो हम उसको पढ़ा रहे हैं, उससे पढ़ाने से पहले क्या करेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे और उस पर क्या करेंगे, 101 और 93 दर्शाकर क्या करेंगे, बच्चे को पश्चगामी गिनने के लिए कहेंगे। अर्थात हम क्या करने वाले हैं, एक संख्या रेखा खींच देते हैं और उस पर संख्याएं दर्शा देंगे और बच्चे से बोलेंगे कि 101 के आगे और पीछे की संख्याएं काउंट करे, जिससे कि उसको समझ में आ जाए। तो वह इजीली संख्या रेखा पर लिखी हुई चीज़ें समझकर कर सकता है। इसी के साथ आज के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। बताइए कैसी लगी आपको ये मैथ की क्लास। मैथ के क्वेश्चंस के साथ मैं पेडागोजी भी सॉल्व करा रही हूँ। ये एक बेसिक रोल प्ले करती है सीटेट में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। मेरे चैनल पर बने रहिएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लासों का लाभ उठाइएगा। थैंक यू।